नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में। गाइज, हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत रिलेवेंट होने वाली है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक दिखेगा और वीडियो में जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करिएगा, साथ में उसको नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेबल जानकारी कई बार आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प कर जाती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following union territories ranks first in the recently released Good Governance Index 2021? हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या पुडुचेरी। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली जी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है, किसमें? गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021 में, यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। राइट, तो पहले तो यही जान लेते हैं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो मैं आपको बताऊं कि यह इंडेक्स भारत सरकार द्वारा उसकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा बनाई जाती है और निकाली जाती है। राइट, और इस बार यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में अगर हम स्टेट कैटेगरी की बात करें तो स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है, और यूटीज की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली ने टॉप किया है। राइट, तो स्टेट कैटेगरी में भी आप याद कर लें, गुजरात स्टेट कैटेगरी में इसने टॉप किया है। राइट, और दिल्ली ने यूटी कैटेगरी में टॉप किया है। देखिए यहाँ पे गुजरात और यूटी ने जो टॉप किया है वो कंपोजिट रैंकिंग के बेसिस पे टॉप किया है। यानी कि थोड़ा सा अगर मैं आपको इलॉबरेट करूं इसके बारे में, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कई सारे सेक्टर्स की मेजरमेंट की जाती है, एनालिसिस की जाती है। यानी कि इस इंडेक्स में डिफरेंट सेक्टर्स को लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे स्टेट्स को देखा जाता है कि किस स्टेट ने उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और उसी के बेसिस पे वहां पे स्कोरिंग की जाती है। राइट, तो हुआ क्या है इस इंडेक्स में कि गुजरात और दिल्ली ने कई सारे सेक्टर्स में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। राइट, तो उसके बेसिस पे एक कंपोजिट रैंकिंग बनाई गई है कि मतलब डिफरेंट स्टेट्स के परफॉर्मेंस को मिलाकर यहाँ पे रैंकिंग बनाई गई है, और कंपोजिट रैंकिंग में गुजरात टॉप पे आया है और यूटी के तौर पे दिल्ली टॉप पे आया है। राइट, और थोड़ा सा अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि किन सेक्टर्स की मेजरमेंट की जाती है, एनालिसिस की जाती है इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में, जिसके बेसिस पे ये कंपोजिट रैंकिंग बनती है। तो अगर हम एक सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की, तो इस सेक्टर्स में जो अभी परफॉर्मेंस रहती है स्टेट्स के थ्रू, उसको भी इसमें आकलन किया जाता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी रखा जाता है, यानी कि स्टेट के अंदर आने वाले इंडस्ट्रीज और उनके थ्रू कैसा कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, उसमें किस तरीके की सुलभता आई है या किस तरीके का इंक्रीज आया है, ये सारे एस्पेक्ट्स को रखकर एक तरीके से आकलन किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को भी रखा जाता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की भी मेजरमेंट की जाती है। पब्लिक हेल्थ को भी कंसिडर किया जाता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके यूटिलिटीज को भी कंसिडर किया जाता है, साथ में इकोनॉमिक गवर्नेंस को भी रखा जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट किस तरीके से वहां पे, और उसके साथ साथ जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी को भी किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, या वहां पे पब्लिक सिक्योरिटीज के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। राइट, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स को मार्क्स दिए जाते हैं, उनका आकलन किया जाता है, और मार्क्स के बेसिस पे ही वहां पे एक कंपोजिट रैंकिंग बनती है। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यानी कि डिटेल में आप देखिए कि एटलीस्ट टॉप 10 में कौन कौन से स्टेट्स आए हैं, यानी कि इसको कैटेगरी वाइज आप रखिए, यूटीज में कौन टॉप पे आया है और स्टेट में कौन टॉप पे आया है। टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं। राइट, और सेक्टर्स को भी आप देखिएगा कि किस सेक्टर में किस स्टेट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, या उसका पिछले ईयर के टर्म में किस तरीके का परफॉर्मेंस में किस तरीके की इंप्रूवमेंट आई है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, खासतौर पे जब आप स्टेट एग्जाम को ही दे रहे हो। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been selected for the prestigious South African of the Year award? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, फारूक अराई, जकिया पटेल या इकबाल सुरवे। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। राइट, तो इनको प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना गया है जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर।
राइट, इंपॉर्टेंट है। अवार्ड का नाम भी याद रख लें और पर्सनैलिटी का भी नाम याद रखें, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, राइट। देखिए यहाँ पे अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, फारूक अराई की बात करें, जकिया पटेल की बात करें, इकबाल सुरबे की बात करें, तो ये सारे के सारे नाम जो अफ्रीकन पर्सनालिटीज हैं, मतलब कि इंडियन ओरिजिन जो अफ्रीकन पर्सनालिटीज हैं और डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या एक तरीके से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं अपने सेक्टर्स में, तो जो 100 साउथ अफ्रीकन पर्सनालिटीज हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, उनमें से ये नाम शामिल हैं, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम आप याद कर लें। और अगर आप डिटेल में जाना चाहें साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड में, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ अवार्ड का नाम याद रखिए और पर्सनैलिटी का नाम याद रखिए, और यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनका भी नाम एक तरीके से दिमाग में रखिए, यानी कि ये साउथ अफ्रीकन की 100 पर्सनैलिटीज में शामिल हैं जो कि इंडियन ओरिजिन्स हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian cricketer's bat has become the first ever to be sent into space? किस भारतीय क्रिकेटर का बल्ला अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला बल्ला बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या राहुल द्रविड़। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है युवराज सिंह। युवराज सिंह जी, युवराज सिंह का ऐतिहासिक बल्ला जिसे उन्होंने 2003 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अपना पहला शतक बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, और इसे पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया है। पृथ्वी से प्रक्षेपित एक गर्म हवा के गुब्बारे के साथ इसको कक्षा में ले जाया गया है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि यह जो लॉन्चिंग हुई है वह कोलेजियन कंपनी के द्वारा की गई है। कोलेजियन जो कि एशिया की NFT मार्केट है, राइट। देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, एक तो कंपनी का नाम है और एक यहाँ बात हो रही है NFT मार्केट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ करूंगा NFT मार्केट के बारे में, लेकिन आप यहाँ पे कंपनी का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोलेजियन जी। तो कोलेजियन कंपनी ने एक तरीके से युवराज के साथ कोलैबोरेशन किया है, और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि युवराज के जो भी एक तरीके से एसेट्स हैं, जो भी एक तरीके से मेमोरेबल एसेट्स हैं, यानी कि चाहे उनका बल्ला हो, चाहे वो पैड हो, चाहे उनकी जर्सी हो, तो इन एक तरीके से एसेट्स को एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना है, यानी कि उनको एक NFT के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी कि आपके जो भी संग्रह हैं, ये केवल युवराज के टर्म में ही नहीं है। अगर आप खुद का कोई अपना आर्ट 3D फॉर्म में उसको कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, उसको स्टोर करना चाह रहे हैं और उसकी सेलिंग करना चाह रहे हैं, या दूसरे की NFT को आप परचेज करना चाह रहे हैं, मतलब कि NFTs जो हैं वो एक तरीके के टोकन होते हैं जो एक तरीके से डिजिटली साइंड होते हैं, और उसका जो भी ओनर होता है उसको एक तरीके से ये टोकन प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि अगर आप अपना कोई भी संग्रह उसे डिजिटल फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में उसका ऑक्शन करना चाह रहे हैं, उसकी सेलिंग करना चाह रहे हैं, या दूसरे के NFT की परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको वो टोकन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है NFT को जानना, NFT एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से काम करता है, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो NFT के टर्म में काम करने लगी हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप में ये काफ़ी डिटेल्ड एक तरीके से वीडियो हो सकती है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं आपके लिए, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहेंगे तो, राइट। आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझना चाहें, यानी कि युवराज ने ये जो कोलेजियन के साथ कोलैबोरेशन किया है, अगर हम युवराज के स्टेटमेंट को ही देखें तो उन्होंने बताया है कि मैं उत्सुक हूं कि अपने जो भी एसेट्स हैं उसको डिजिटल फॉर्म में मैं रख पाऊं, ताकि मेरे जो फैंस हैं उनको ये जो एसेट्स हैं देखने का मौका मिले, खरीदने का मौका मिले। और इसी के तहत, इसी कोलैबोरेशन के तहत मैं आपको बताऊं, कोलेजियन ने युवराज के एसेट्स का एक म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की है, यानी कि युवराज के जितने भी एसेट्स हैं उसका 3D वर्जन में एक म्यूजियम बनाया जाएगा, और जो भी बायर होगा उस बायर को एक तरीके से युवराज सिंह के साथ मिलने का मौका मिलेगा, साथ में 6 बॉल्स भी उसके साथ उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, राइट। तो ये एक तरीके से प्लान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है NFT। आप इसको डिटेल में जाने, और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो लेना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which ship of the Indian Navy has been decommissioned recently after serving 32 years? भारतीय नौसेना के किस जहाज को हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है INS अरिहंत, INS कलवरी, INS विक्रमादित्य या INS कुकरी। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है INS कुकरी, राइट। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही 32 साल की सेवा के बाद इसको रिटायर किया जा रहा है। किसको? INS कुकरी को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि INS खुकरी को विशाखापत्तनम में एक समारोह के दौरान पहले, मतलब देश का पहले स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को 32 साल बाद के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, राइट। मैं आपको बताऊं कि यह जो कॉर्वेट है वो 23 अगस्त 1989 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसको बनाया गया था और इसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों में सेवा के रूप में इसको कार्यरत किया गया था, यानी कि इसको कमीशन किया गया था, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें INS अरिहंत की, INS कलवरी की, INS विक्रमादित्य की, तो ये सारे के सारे इंडियन नेवी में कमीशन्ड शिप्स हैं। इनको भी डिटेल में जान सकते हैं, यानी कि इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके फीचर्स क्या हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Nobel laureates from South Africa has passed away recently? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के किस नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है सिडनी ब्रेनर, JM कोएत्जी, डेसमंड टूटू या अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन है डेसमंड टूटू जी। तो नाम अच्छे से याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि डेसमंड टूटू को रंग भेद को समाप्त करने के अभियान में उनके योगदान के लिए 1984 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राइट। और मतलब कि इसके बाद उन्हें 2007 में भारत में गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, राइट। तो भारत के एस्पेक्ट में भी आप एक तरीके से ये दिमाग में रखें। और इन्हें नोबेल, ये एक नोबेल लॉरिएट तो थे ही, ये आपको एक तरीके से स्टेट जीके में अच्छे से याद कर लेना चाहिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको बताऊं डेसमंड टूटू अफ्रीका में अभी तक के लास्ट शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रहे हैं, यानी कि नोबेल के पीस प्राइज पाने वाले अभी तक के वो आखिरी व्यक्ति थे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the world's largest and most powerful space telescope recently launched by NASA? हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट एक्सप्लोरर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, राइट। काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जा रहा है ये, और ये जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, राइट। मैं आपको बताऊं कि यह जो टेलीस्कोप है वो अभी तक का एक तरीके से नासा का एक बहुत बड़ा मिशन माना जा सकता है। बिकॉज जब भी बात आती है यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है वो टेलीस्कोप का ही रोल रहता है। मैं आपको बताऊं कि यह जो टेलीस्कोप है वह नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसको एक तरीके से 1.6 मिलियन किलोमीटर या यूं समझ लें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 4 गुना की यात्रा तय करनी पड़ेगी, राइट। और इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और मतलब जैसे ही अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, वैसे ही ये एक तरीके से इंफ्रारेड बेस्ड वेव्स को कैप्चर करना स्टार्ट करेगा। यानी कि यह टेलीस्कोप अपनी इंफ्रारेड आइज के थ्रू यूनिवर्स के मैक्सिमम पार्ट को एक तरीके से देख पाएगा, यानी कि यूनिवर्स से डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली इंफ्रारेड रेज को कैप्चर कर पाएगा, उसके बारे में सिग्नल दे पाएगा और एक तरीके से काफी इंफॉर्मेशन नासा के पास आ पाएगी और हम इस तरीके से समझ पाएंगे कि मैक्सिमम पार्ट में या यूनिवर्स में चल क्या रहा है, एक्चुअल में कौन से ऐसे नए प्लैनेट्स हैं जहां पे जीवन की संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च के पार्ट जरूर नासा को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये गामा रेज स्पेस टेलीस्कोप है। वहीं पे अगर हम बात करें स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट एक्सप्लोरर की तो ये भी गामा रेज
स्पेस टेलीस्कोप है। और अगर हम बात करें हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की, तो ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है गामा रे, इंफ्रारेड और कई बार एक्सरे की भी बात आती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, यानी कि जो भी स्टार्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, उनके थ्रू निकलने वाली जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, उन वेवलेंथ्स को एक तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है, यानी कि एनर्जी सोर्स के हिसाब से और वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है, एक्सरे, गामा रे और यहाँ पे इंफ्रारेड की जो बात हो रही है, राइट। बिकॉज यूनिवर्स का हर एक सोर्स, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट ही क्यों ना हो, एक तरीके से वहां पे एनर्जी का कहीं ना कहीं सोर्स बनता है या कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स से एनर्जी ले रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने सरफेस से एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और यही रिफ्लेक्शन एक तरीके से वेवलेंथ और एक तरीके से फ्रीक्वेंसी के रूप में इसको कैप्चर किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसके डिटेल में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि अभी तक नासा किस टेलीस्कोप की मदद लेता आ रहा है, या अभी भी किस टेलीस्कोप की मदद ले रहा है यूनिवर्स के मैक्सिमम पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सर्च करिए और कमेंट करके मुझे बताइए वो कौन सा टेलीस्कोप है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following state has started नदी उत्सव to honor and protect rivers? निम्नलिखित में से किस राज्य ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है गुजरात जी। स्टेट का नाम अच्छे से याद कर लें और जिस उत्सव की बात की जा रही है उसको भी अच्छे से याद कर लें। बात हो रही है नदी उत्सव की, राइट। काफी अच्छा नाम है। मैं आपको बताऊं, गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता देने के लिए और नदी संरक्षण के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया है। देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप एक तरीके से डिटेल में जरूर पढ़िएगा। मैं इसके टर्म में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसके टर्म में क्वेश्चन बना चुका हूं। आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसके तहत नदियों के सम्मान में यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, राइट। इसके डिटेल में जरूर जाएं। और जैसे मैंने आपको बोला कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है और इसके तहत देश भर में किस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं या किस तरीके के आयोजन किए जा चुके हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme has been launched by the Tamil Nadu government to promote the use of cloth bags in place of plastic bags? तमिलनाडु सरकार द्वारा प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जगन्नाथ वसति दिवेना योजना, अम्मा वोडी योजना या मत्स्यकार नेस्तम योजना या मिंदम मंजप्पाई योजना। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है मिंदम मंजप्पाई योजना, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु सरकार ने ऑलरेडी कई तरीके के प्लास्टिक्स को यूज करने में बैन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो योजना है स्पेशली जिसका नाम है मिंदम मंजप्पाई योजना, स्पेशली ये एकल फॉर्म में यूज होने वाली प्लास्टिक्स को, यानी कि बहुत पतली जो पॉलीथीन होती है उसके यूज पर बैन लगाया गया है और उसके स्थान पर कपड़े के थैलियों को यूज करने को बढ़ावा दिया जा रहा है या उसका प्रमोशन किया जा रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की बात करें, तो ये भी आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, राइट। इनको भी अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। कई बार नाम के टर्म ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट की ये महत्वाकांक्षी स्कीम है, राइट। तो नाम आपको अगर मालूम रहता है और स्टेट का नाम मालूम रहता है तो जरूर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी? चेतन भगत, शांतनु गुप्ता, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना या डॉक्टर विवेक देवराय? तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है शांतनु गुप्ता जी। तो शांतनु गुप्ता ने बुक लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, राइट। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, खासतौर पे यूपी का अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर आपको एक तरीके से रट जाना चाहिए, राइट। मैं आपको बताऊं कि लेखक शांतनु गुप्ता ने इससे पहले एक बुक और लिखी है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, जिसका नाम है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द मॉन्क हु बिकम द चीफ मिनिस्टर द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ
योगी आदित्यनाथ, राइट। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक भी और जो मैंने दूसरा नाम लिया वो भी, आप दोनों को याद कर लें। दोनों के जो लेखक हैं वो हैं शांतनु गुप्ता, राइट। और ये जो दोनों बुक हैं एक तरीके से श्री योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन को एक तरीके से इसमें प्रकाश डालता है। मतलब कि एक भिक्षु से एक राजनेता तक की जो उनकी यात्रा रही है और उस यात्रा में उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं और खास तौर पे यूपी मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं यूपी में, उन सारे चीजों को एक तरीके से इन बुक्स में प्रकाश डाला गया है, राइट। तो दोनों बुक्स का नाम आप याद कर लें और राइटर का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose autobiography is the book The Turnover Wizard, Savior of Thousands, released by Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा जारी पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अरूप राय चौधरी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है अरूप राय चौधरी, राइट। अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताऊं, एम वेंकैया नायडू ने एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरूप राय चौधरी की आत्मकथा का विमोचन किया है और इसका शीर्षक है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं अरूप राय चौधरी, इनको एक पर्सनैलिटी के रूप में आप जरूर पढ़िएगा और इस बुक का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, पूछा जा सकता है, राइट। तो दोस्तों यही हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में यहां से आपको हिंट मिल सकती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड की करंट अफेयर्स दी जाती है, चाहे वो नेशन वाइड इवेंट हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड इवेंट हो। आपको वो इवेंट एक तरीके से डिटेल्ड उसकी एनालिसिस की जाती है और वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा सकें ताकि उसकी हेल्प मिल सके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।